वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। सबसे पहले रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार आपसे मुखातिब हूँ फिर से एक वीडियो लेकर। और इस वीडियो में 2021 में जो यूपीएससी सिविल्स प्री में क्वेश्चंस आए हैं उसका जो हिस्ट्री का पोर्शन है मैं उसको एनालाइज करूँगा। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप खुद भी देखें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 31 विथ रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। तो इसका सही ऑप्शन सी है। नंबर 1 और नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये जो 64 योगिनी टेम्पल है इसको एकता सारो महादेव टेम्पल भी कहा जाता है, जो कि सर्कुलर है, हाइपरथेरल है, ये ओपन टू द स्काई है। इसका निर्माण राजा देवपाल ने किया था। इनका जो पीरियड है 1055 से लेकर 1075 एडी तक है। ये 64 योगिनियों को समर्पित है। भारत में जितने भी सर्कुलर टेम्पल हैं उनमें से ये एक महत्वपूर्ण टेम्पल है और यह एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स के लर्निंग सेंटर के रूप में भी मशहूर है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस टेम्पल को हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के रूप में घोषित किया है। इसका जो सर्कुलर डिज़ाइन है, माना यह जाता है कि जो भारत का पुराना संसद भवन था वो इसी के सर्कुलर डिज़ाइन से प्रेरित था। इसके अलावा भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ 64 योगिनी टेम्पल है। वे जगह हैं खजुराहो, फिर हीरापुर, रानीपुर, झरियल। इन जगहों पर भी हमको 64 योगिनियों के मंदिर प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज वेल नोन फॉर elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs। ये जितने भी साइट्स दिए गए हैं ये सारे साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं और इसमें से जो धौलावीरा है ऑप्शन ये वही सही आंसर होगा। धौलावीरा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्बन सेंटर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का और उसको रिसेंट जो भी डिस्कवरीज हुए हैं उनमें से धौलावीरा एक है। बहुत ही इफ़िशियंटली यहाँ रेन वाटर को इकट्ठा किया जाता था, जमा किया जाता था और उसका उपयोग इस एरिड जोन को पानी प्रदान करने के लिए किया जाता था। तो इसका सही आंसर धौलावीरा माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द फैक्ट्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से चुनना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर था, खास करके द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी में। तो फर्स्ट क्वार्टर नहीं बल्कि फर्स्ट हाफ जो है 17th सेंचुरी का, उसमें अगर हम देखें तो पहला जो ऑप्शन है भड़ौच वही इसका सही ऑप्शन होगा। यहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। सिर्फ भड़ौच में ही नहीं, इसके अलावा फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी में सूरत में, अहमदाबाद में, आगरा में, मछलीपट्टनम में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री हमको प्राप्त होती है। द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री इन सूरत आफ्टर
ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्परर जहांगीर। मछलीपट्टनम जो है, वहाँ जो फैक्ट्री की स्थापना हुई थी, वो आंध्र प्रदेश के कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल में है। इसके अलावा भी कई जगह हैं जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री थी, जैसे पुलिकट में भी फैक्ट्री थी, कैम्बे में थी, हरिहरपुर में फैक्ट्री थी। तो ये सारे जो फैक्ट्रीज हैं उनके बारे में आपके लिए जानना ज़रूरी है। पुलिकट में भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी में फैक्ट्री बनी थी, कैम्बे में भी बनी थी, हरिपुरा में 1633 में फैक्ट्री बनी थी। तो ये बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं जिनका निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। एक चीज़ यहाँ क्लियर करना ज़रूरी है कि ये फैक्ट्रीज जो हैं वो कोई मैन्युफैक्चरिंग सेंटर नहीं थे, बल्कि एक तरह से गोडाउन थे। उनका जो इंचार्ज होता था उसको फैक्टर कहा जाता था, और शायद इसीलिए इन गोडाउन्स को फैक्ट्री कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 34, ये एंशियंट पीरियड का क्वेश्चन है। फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धना इन द अर्ली 7th century, which of the following kingdom were holding power in northern India? पहले मैं इसका सही ऑप्शन बता दूं। इसका सही ऑप्शन बी है 1, 3, 4 and 6। गुप्त साम्राज्य के डिक्लाइन के बाद और हर्षवर्धन के पहले तक कई डायनेस्टीज थे जो पावर में आए, जैसे पुष्यभूति थानेश्वर में, और हर्षवर्धन जो है वो पुष्यभूति वंश का ही था। फिर कन्नौज में मौखड़ी, फिर वल्लभी में मैत्रक वंश था, वो पावर में आया। जो मैत्रक वंश थे वो पहले गुप्ता के ट्रिब्यूटरी ही थे, ट्रिब्यूटरी चीफ थे, जिन्होंने वेस्टर्न इंडिया में अपना इंडिपेंडेंट साम्राज्य स्थापित किया। ध्रुव सेन सेकंड इस वंश का बड़ा ही इम्पोर्टेंट राजा था, जो हर्षवर्धन का कंटेम्प्रेरी था। फिर मौखड़ी वंश जो है वो कन्नौज में शासन किया। ये उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट में है। कन्नौज धीरे धीरे एक इम्पॉर्टेंट सेंटर हो गया। पाटलिपुत्रा को उसने रिप्लेस कर दिया। पुष्यभूति वंश जो है वो थानेश्वर में, जो कि हरियाणा में है, वहाँ से शासन करता था। और पुष्यभूति वंश खास करके हर्षवर्धन के पीरियड में बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल हो गया। हर्षवर्धन जिसको कि माना जाता है कि शकल उत्तरापथनाथ उसे कहा जाता है, मतलब उत्तर भारत का वो सम्राट था, नाथ था। उसी समय अगर हम देखें तो यादव जो देवगिरी का जो इसमें ऑप्शन 5 है, ये यादव जो हैं ये नॉर्दर्न इंडिया में नहीं थे, बल्कि ये सदर्न इंडिया में थे। देवगिरी जिसको बाद में दौलताबाद के नाम से जाना गया, और इनका शासन जो है वो 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक था। जो परमार्स हैं, परमार जो हैं वो मालवा में शासन करते थे, और इनका जो शासनकाल है वो 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक है। इसलिए ऑप्शन 2 और ऑप्शन 5 जो है वो गलत है। ये हर्षवर्धन के बाद का है, और इसमें से एक जो है ऑप्शन 5 ये तो नॉर्दर्न इंडिया का है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन जो है वो ट्रैवलर नूनीज के कथनों से जुड़ा हुआ है, जो विजयनगर साम्राज्य के समय आया था। और उसकी जो राइटिंग्स है उसमें वो महिलाओं के बारे में बहुत कुछ बताता है। भारत में विजयनगर साम्राज्य में जो महिलाएं के गुणों के बारे में बताता है। इसका सही ऑप्शन डी है। 1, 2, 3, 4 ये चारों सही हैं। इन जनरल women occupied a high position in Vijayanagar society, and we have instances of the activities
part they took in the political, social and literary life. तो इन सारे क्षेत्रों में उनका योगदान था। क्वेश्चन नंबर 36, with reference to Madanpalle of Andhra Pradesh, which one of the following statement is correct? तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन सी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हियर। और सारे जो ऑप्शंस हैं वो गलत है। देयर इज नो एविडेंस लिंकिंग पिंगली वेंकैयाज डिज़ाइन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग टू मदनपल्ले। His design was conceptualized during the freedom struggle, but the exact location of its design isn't associated with मदनपल्ले। जो पताबी सीतारमैया की बात है, तो पताबी सीतारमैया एंड क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ी हुई जो स्टेटमेंट दी गई है, तो देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल linking Patabi Sitaramaiya to leading the Quit India movement from this place। जो मैडम ब्लेडवास्की और कर्नल ऑलकॉट का थियोसॉफिकल सोसाइटी के हेडक्वार्टर को सेटअप करने की बात ऑप्शन डी में दी गई है, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है जो ये सजेस्ट करे कि मैडम ब्लेडवास्की और कर्नल ऑलकॉट जो है उन्होंने अपनी सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर यहाँ बनाया था, इस जगह पे मदनपल्ले पे बनाया था। बेसिकली जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी वो यूएसए में हुई थी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर था। भारत में जो इसका हेडक्वार्टर बना वो अडयार में बना, जो कि वर्तमान चेन्नई और पुराने समय में मद्रास था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वही एक सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें 3 ऑप्शंस हैं। बेसिकली ये पेयर्स दिए हुए हैं हिस्टोरिकल प्लेस, और वो हिस्टोरिकल प्लेस किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, और ये जो पेयर्स दिए हुए हैं उसमें करेक्टली मैच कौन है ये बताना है। तो इसका सही ऑप्शन तो डी है, 2 और 3 करेक्टली मैच है। नंबर 1 जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, इसलिए कि बुर्जहोम जो है बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में है और यह एक नियोलिथिक साइट है। रॉक कट श्राइन्स यहाँ नहीं प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। जो दूसरा है चंद्रकेतुगढ़ है, ये वेस्ट बंगाल में है, कलकत्ता के पास है। इतिहासकारों के अनुसार अगर कहें तो द प्लेस डेट्स बैक टू 3rd century which is pre-Mauryan era। The place has always generated curiosity among the archaeologists, and various excavations have taken place here, and a number of terracotta artwork has been unearthed। तो यहाँ से टेराकोटा आर्ट मिले हैं। जो तीसरा है गणेश्वर, ये भी करेक्टली मैच है। ये गणेश्वर जो है वो राजस्थान के खेतरी बेल्ट में एक स्थान है, which yielded more than 5,000 copper objects with some typical Harappan type like thin blades, arrowheads etc। तो ये इसका जो 2 और 3 है वो करेक्टली मैच्ड है, 1 करेक्टली मैच्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से सही कौन है वो बताना है। तो इसका स्टेटमेंट 1 जो है वही सही है। It was during the reign of Iltutmish that Genghis Khan reached the Indus in pursuit of the fugitive ख्वारिज्म प्रिंस। जो ख्वारिज्म का प्रश्न था मंगबर्नी, उसी का पीछा करते करते वो यहाँ आया था, और मंगबर्नी शेल्टर मांगता है इल्तुतमिश से, लेकिन इल्तुतमिश इनकार कर देता है ताकि चंगेज़ खान के कहर से दिल्ली सल्तनत को बचाया जा सके। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। जो 2 स्टेटमेंट हैं 2 और 3 वो गलत है, इसलिए कि मोहम्मद बिन तुगलक
के टाइम में जो है वो तैमूर का इन्वेजन नहीं हुआ था, बल्कि तैमूर जो है वो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, जो कि लास्ट सुल्तान है तुगलक वंश का, उसके पीरियड में भारत पर हमला किया था। और जो थर्ड ऑप्शन है देवराय सेकंड वाला, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय सेकंड ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डी गामा रीच्ड। तो देवराय सेकंड का जो पीरियड है वो 1422 से लेकर 1426 तक है, जबकि वास्को डी गामा भारत में 1498 में आया था। तो ये ऑप्शन 3 भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ये होगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इसका स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है, जो ऑप्शन सी में है। सेंट फ्रांसिस जेवियर was one of the founders of the Jesuit order. He was a Spanish saint. उनके मृत्यु के बारे में जो दूसरा स्टेटमेंट है, सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा, ये स्टेटमेंट गलत है। ही डाइड ऑन द आइलैंड ऑफ सैंसियन, जो चाइना में है, चाइनीज कोस्ट पर है। And he died while he was trying to gain entrance to China, which was then closed for the foreigners. तो इसी दरमियान उनकी मृत्यु हुई है। जो तीसरा ऑप्शन है वो भी करेक्ट है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर के याद में गोवा में 3 दिसंबर को एक सेलिब्रेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो सी है। 1 और 3 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, 2 करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, विच रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इसमें भी 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो मिताक्षरा, जो एक ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है रिगार्डिंग सक्सेशन सिस्टम है, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन 1 और 3 जो है वो करेक्ट नहीं है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। ये मिताक्षरा जो है बेसिकली याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर ने जो टीका लिखी थी 11वीं शताब्दी में, जिसमें जन्मना उत्तराधिकार के सिद्धांत की चर्चा की गई है। विज्ञानेश्वर कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य छठे के दरबारी कवि थे, और उन्होंने ही इस पर टीका लिखी थी। विज्ञानेश्वर के अतिरिक्त अपरार्क भी एक विद्वान हैं, वो भी याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका लिखे हैं। इसमें हिंदू उत्तराधिकार संबंधी भारतीय कानून की चर्चा की गई है। नॉर्मली 2 तरह के उत्तराधिकार कानून चर्चित हैं भारत में, एक मिताक्षरा, दूसरा दायभाग। दायभाग जो है वो बंगाल और असम में है, जबकि मिताक्षरा शेष भारत में लागू होता है। मिताक्षरा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही अपने एंसेस्टर्स या पिता की संयुक्त जो संपत्ति है उसमें हिस्सेदारी प्राप्त है, वो अपनी हिस्सेदारी का दावा कर सकते हैं। जबकि दाय भाग में मिताक्षरा जैसा अधिकार नहीं है, वो पिता के जीवित रहते पुत्र को एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी पर कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त होता है, जो कि बंगाल में और असम में लागू होता है। बेसिकली ये भी कुछ लोगों का मानना है कि बोथ लॉ डील्स विद द अपर एंड लोअर कास्ट, मतलब
ये सिर्फ अपर कास्ट के लिए नहीं है, बल्कि ये दोनों ही कास्टों के लिए है। मिताक्षरा और दैवभाग both deals with male and female property right. Mitakshara school is orthodox school. It is biased against women and gave them very less right to inherit property. Daibhag is also biased, but it is liberal school and it gives more right to women to inherit property compared to Mitakshara. Question number 41, with reference to the history of ancient India, Bhavabhuti, Hastimala and Kemsarva were famous. बेसिकली ये जो तीन लोगों का नाम दिया गया है, ये तीनों जो हैं वो प्ले राइटर्स थे, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही है। इसमें से भवभूति जो हैं वो बहुत बड़े स्कॉलर थे जो कविताएं भी लिखते थे। महावीर चरिता और मालती माधव इनकी रचना है। जो महावीर चरित है, जिसमें माना यह जाता है कि अर्ली लाइफ ऑफ प्रभु रामा की चर्चा है, और मालती माधव जो है ये एक रोमांस पर बेस है जो मालती और माधव से जुड़ा हुआ है। हस्तिमाला जो थे वो 13वीं शताब्दी में कन्नड़ में एक कवि थे, और उन्होंने होयसला एम्पायर में वो रहते थे। उनकी जो रचना है उसका नाम है पूर्व पुराना। एक और जो राइटर हैं खेमसरवा, ये 11वीं सेंचुरी में बहुत ही मशहूर संस्कृत पोएट थे कश्मीर में, जिन्होंने दशावतार चरित की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 42, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिया गया है, एक मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से है, दूसरा 1935 के एक्ट से है, और बताना है कि इन दोनों में कौन सा करेक्ट है। बेसिकली ये दोनों ही जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों में कोई सही नहीं है, इसलिए कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 जो है, इट डिड नॉट रिकमेंड ग्रांटिंग वोटिंग राइट टू ऑल वीमेन एबव द एज 21। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ वोटिंग राइट वीमेन को दी गई थी, लेकिन ये यूनिवर्सल राइट नहीं दी गई थी कि सारे 21 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं उनको दे दिया गया, बल्कि कुछ महिलाओं को दी गई थी, एंड विच वाज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 2 जो है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव वीमेन रिजर्व सीट इन लेजिस्लेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, गेव वुमेन सेपरेट इलेक्टोरेट and did not reserve seat for women in legislature. It provides separate electorate to depressed class and laborers also. इसलिए ये जो दोनों ही स्टेटमेंट है वो दोनों रॉन्ग है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, जिसमें नीदर 1 और नॉर 2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43, विथ रेफरेंस टू द 8th August 1942 इन इंडियन हिस्ट्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट हैं, उनमें कौन सा करेक्ट है? तो इसका सही आंसर ए है, ऑप्शन द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द AICC। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सही नहीं हैं। जो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन था वो बॉम्बे में AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा ग्वालियर टैंक में अडॉप्ट किया गया था। जो दूसरा स्टेटमेंट है, द वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस, ये सही नहीं है। फर्स्ट इंडियन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लिए गए थे वो 1909 में
लिए गए थे, तो ये जानकारी भी आपके लिए आवश्यक है। मोर इंडियंस वर एडेड टू वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा एडॉप्ट किए गए या लिए गए काउंसिल्स में। जो थर्ड है, द कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइंड इन 7 प्रोविंसेज। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी जो है वो करेक्ट नहीं है, बिकॉज कांग्रेस रिजाइंड फ्रॉम मिनिस्ट्री इन 7 प्रोविंसेज इन 1939। ये इसलिए कि जब कांग्रेस को भी द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कांग्रेस के लीडरान की सहमति लिए हुए द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया, यह घोषणा कर दी गई कि भारत भी सपोर्ट कर रहा है। इसके खिलाफ जो है वो कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन की थी, न कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऐसी कोई घटना हुई थी। क्रिप्स जो चौथा स्टेटमेंट है, क्रिप्स प्रपोज्ड एन इंडियन यूनियन विथ फुल डोमिनियन स्टेटस वंस द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर। क्रिप्स proposed a dominion status to India. It is right, but this was not related to 8 August 1942 resolution. इसका उस रिजोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही स्टेटमेंट एक ही है जो ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 44 में बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, मोहनदास करमचंद गांधी। Song from Prison is a collection of song and lyric by Gandhi written during his imprisonment in Yarabda jail, Pune. क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो मेडिवल इंडिया के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, उनके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। परगना, जो 3 यूनिट दिए गए हैं उसमें परगना सबसे छोटा, उससे बड़ा सरकार और उससे बड़ा सूबा होता था। सूबा को कई सरकारों में बांटा गया और सरकारों में परगनाज होते थे। ये जो सूबा है उसमें उसका जो चीफ होता था, जो मिलिट्री ऑफिसर होता था, जो उनकी देख रेख करता था, उसको शिकदार या शिकदाराना भी कहते थे। सूबा को सरकार में डिवाइड किया गया। सरकार एज लाइक डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रेजेंट टाइम होता था। सरकार जो है उसका जो मिलिट्री ऑफिसर होता था उसको सिकदार कहते थे। और जितने भी सरकार हैं, सरकार वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट दैट वाज कॉल्ड परगना। परगना में भी जो है मिलिट्री ऑफिसर होते थे, आमीन होता था, मुंसिफ होता था, ये सारे 2 कारकुन होते थे। ये परगना के कार्यों को, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों को देखते थे। क्वेश्चन नंबर 46, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विथ हिंदू फीमेल स्कूल which later came to be known as बेथुन फीमेल स्कूल। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। ईश्वरचंद विद्यासागर ही वो व्यक्ति हैं जो हिंदू फीमेल स्कूल के सेक्रेटरी थे और जिसको बाद में बेथुन स्कूल के नाम से जाना गया। इस स्कूल का बड़ा की रोल था इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, और ईश्वरचंद विद्यासागर का भी की रोल था इस स्कूल को डेवलप करने में। इसकी स्थापना कोलकाता में 1849 में हुई थी। जो हिंदू लड़कियों को पढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ईश्वरचंद विद्यासागर जो एक बहुत बड़े रिफॉर्मर भी थे और ये स्कूल इंस्पेक्टर भी थे पहले। तो इनके देख रेख में बहुत सारी स्कूलें चली, जिनमें से एक ये महत्वपूर्ण है। ईश्वरचंद विद्यासागर ही स्कूलों के दरवाजे जो अनटचेबल्स थे उनके लिए भी खोले, महिलाओं के लिए भी खोले। द स्कूल रीनेम्ड बेथुन स्कूल इन ऑनर ऑफ इट्स फाउंडर जॉन एलियट ड्रिंकवाटर बेथुन, उनका पूरा नाम था। बाद में ये बेथुन कॉलेज में कन्वर्ट हो गया
one of the premier women's college in India. क्वेश्चन नंबर 47 ये INA से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसी के बारे में बताना है। 3 नाम दिए गए हैं और बताना ये है कि ये कौन लोग हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। द INA ट्रायल जो है रेड फोर्ट में हुआ था। जो कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स थी, INA के जो 3 ऑफिशियल्स थे उनको लेकर जो नवंबर 1949 से मई 1946 तक चली थी। सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ब्रॉट INA ऑफिसर टू इंडिया फॉर ट्रायल, चार्जिंग देम with various offenses like murder, torture, etc. The INA officers were accused of waging war against the king, emperor, and other crimes also associated with them during the Second World War. The trial attracted widespread sympathy and nationalistic favor in India, unifying Indians across communities and contributing to the eventual withdrawal of British colonial rule. ये जो 3 ऑफिशियल थे, शहनवाज खान थे और सहगल थे, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लन। एक ये भी देखा गया कि ये तीनों ही जो है वो अलग अलग पंथ या रिलीजन को मानने वाले थे। तो यह भी एक यूनिटी का कारण था। इनके डिफेंस में एक कमेटी बनाई गई लॉयर्स की, उसमें भूला भाई देसाई उसको लीड कर रहे थे उस कमेटी को। और जो इम्पोर्टेंट फिगर्स थे उसमें वासफ अली, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कटजू, ये उस कमेटी में लॉयर के रूप में थे। ट्रायल का जो असर हुआ वो भारत में एक राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है इस ट्रायल का। क्वेश्चन नंबर 48 विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए है, 1 और 2 करेक्ट है, 3 जो है वो करेक्ट नहीं है। द निजामत ऑफ आरकॉट इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, ये सही है। जो दूसरा है द मैसूर किंगडम इमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगरा एम्पायर, ये भी सही है। द मैसूर किंगडम which was founded and ruled for most part of the Hindu Wadiyar family initially served as a vassal state of the विजयनगर एम्पायर। वो पहले विजयनगर एम्पायर का ही वो सामंत के रूप में काम करते थे। थर्ड स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। द किंगडम ऑफ रोहिलखंड अराउज अंडर द डिक्लाइनिंग मुगल एम्पायर in 1721 and continued to exist until 1774 when annexation by the British transformed its significantly reduced border into the princely state of रामपुर। तो ये इसके बारे में सही जानकारी है, इसलिए स्टेटमेंट 3 जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, अजंता केव्स लाइज इन द जॉर्ज ऑफ द वागोरा रिवर, और बाकी जो स्टेटमेंट्स है वो सही नहीं है। सांची लाइज इन अपलैंड प्लेट्यू रीजन जस्ट वेस्ट टू द बेतवा रिवर, जो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन सी जो है पंडू लेना केव, ये पंडू लेना केव जो है ये रॉक कट स्कल्पचर है। ये गोमाई रिवर के पास है। और जो फोर्थ है अमरावती स्तूपा। तो अमरावती स्तूपा जो है ये जो है कृष्णा रिवर के पास है, ये गोदावरी के पास नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।
फिर से मैं दूसरे वीडियो के साथ आपसे मुखातिब होऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।